Welcome to Sai Learning by Swaleha Ansari. Let us today start with the unsolved problems of rotational dynamics. So, the very first question in your textbook is question number 12, which is somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle. Let us simultaneously write down the data. So somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. देखो अगर diameter 1 meter है तो radius क्या हो जाएगा? It will be 0.5 meter. ठीक है? While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second. So I can say the frequency is 2 revolution per second, which is also known as 2 hertz. Okay, in 10 seconds, and the time is 10 seconds. With uniform angular acceleration, calculate number of revolution completed by the ant in 10 seconds. So what we have to find out is number of revolutions per second, in 10 seconds. So I can say that it is capital N. And the second thing we have to find is time taken by it for first complete revolution and last complete revolution. तो और क्या पता करना है हमें? टाइम टेकन पता करना है. टाइम टेकन टू कंप्लीट first revolution. Okay, I can say that this is T1 and time taken to complete last revolution. Time taken to complete last revolution. इसे हम T2 कहते हैं. ठीक है? So लेट अस बिगिन. अभी हमें ये पता है कि अगर हम सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, राइट? मीन्स वी कैन से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन. सो आई कैन से दैट हियर द थीटा इज 2 पाई for 1 revolution, and if there are n number of revolutions, so we can say that the theta is 2 pi n. मतलब here I can say if number of revolutions is equal to n, then theta, that is the angular displacement, will be 2 pi n, right? So अब हम आते हैं हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन की तरफ. अगर आपको याद होगा तो वी हैव वन काइनेमेटिकल इक्वेशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at. अब अगर इसी काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम रोटेशनल फॉर्म में लेते हैं, लाइक इन सर्कुलर मोशन, हम इसे क्या लिखते हैं? ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है और टाइम है. अगर हम इसी को चेंज करें तो इट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, जहां ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज द टाइम. अब हम इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं. तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, राइट? 2 पाई एन होता है ना, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हमने एन को नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लिया और एफ को फ्रीक्वेंसी लिया. अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू टाइम वॉज 10 सेकेंड्स. तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 2 इज इक्वल टू 10 अल्फा, मतलब 4 पाई इज इक्वल टू 10 अल्फा, राइट? तो अल्फा क्या हो गया? 0.4 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें अल्फा मिल गया तो हम नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं. For that I'll rub this part.
and my next kinematical equation is theta is equal to omega square omega naught t plus half alpha t square. ठीक है, अगर आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन याद होगी तो वो कुछ ऐसा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट. इसी को हमने एंगुलर फॉर्म में लिखा है. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या है 2 पाई n इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो 0 है, t प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू हमें अभी मिली थी 0.4 पाई, t स्क्वेयर इज 10 स्क्वेयर. ठीक है, अब ये क्योंकि 0 इंटू टी है ये पार्ट 0 हो जाएगा. बचा क्या 2 पाई n इज इक्वल टू हाफ, या फिर आई कैन डायरेक्टली से इट एज 0.4 पाई इंटू 100 अपॉन 2. अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया. n इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100 अपॉन ये 4 इधर ये 2 इधर आ गया तो नीचे 2 इंटू 2 इज 4. So 0.1 into 100 is 10 revolutions. ठीक है, तो हमें n मिल गया. अब हमें टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 revolution एंड टाइम टेकन फर्स्ट revolution एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द लास्ट revolution पता करना है. फॉर फर्स्ट revolution, अब फर्स्ट revolution में क्या होगा, ये देखो फर्स्ट रिवोल्यूशन के लिए थीटा 2 पाई होगा क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है, राइट. अब अगर हम इसी को इस इक्वेशन में रखते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, तो इस इक्वेशन में रखने पे हमें क्या मिलेगा 2 पाई, ये तो 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. हाफ अल्फा की वैल्यू वो 0.4 पाई टी स्क्वेयर. हमें टी पता करना है इस केस में, राइट. तो पाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया. क्या हो गया टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 0.4 दैट इज 4 अपॉन 0.4 इज टी स्क्वेयर. तो ये क्या हो गया 1 जा 10 जा, टी स्क्वेयर इज 10, सो t विल बी रूट ऑफ 10 सेकेंड्स. ठीक है, आप यहाँ पे भी रोक सकते हो, आप लॉग बुक से रूट 10 की वैल्यू भी देख सकते हो, बट आई विल स्टॉप हियर बिकॉज टेक्स्ट बुक में आप लोगों को रूट 10 पे ही रोक दिया है आंसर को. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड फॉर लास्ट रिवोल्यूशन. अब देखो लास्ट रिवोल्यूशन के लिए मुझे टाइम पता करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले हमारे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं 10 रिवोल्यूशन है, राइट. अगर मेरे पास समझिए ये 10, राइट, ये इस तरीके से 10 पीसेज हैं, मुझे इस लास्ट का टाइम पता करना है. तो व्हाट आई विल डू, मैं ये 9, ये जो पूरा 10 के लिए जितना टाइम था उसमें से ये 9 का टाइम अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे 10th का टाइम मिल जाएगा, राइट. मीन्स इफ मेरे पास, अब मैं डायरेक्ट लास्ट के लिए तो निकाल नहीं सकती कि लास्ट रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा था. तो व्हाट आई विल डू, आई हैव द टाइम फॉर 10 रिवोल्यूशन. 10 रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगा उसमें से 9 रिवोल्यूशंस के लिए जितना टाइम लगा, मैं वो अगर माइनस करती हूँ तो मुझे 10th रिवोल्यूशन का टाइम पता चल जाएगा, करेक्ट. सो व्हाट आई विल डू, लेट, ये हमें t1 मिल गया था, राइट. be the time for 9 revolutions. अगर t मेरा 9 revolution के लिए टाइम है तो again we will put this same put this in this same equation. तो ये क्या हो जाएगा, थीटा डैश ले लेते हैं, थीटा डैश इज इक्वल टू, अब हम इसे 2 पाई
9 ले लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 9 रेवोल्यूशन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज 9, तो ये हो जाएगा 18 पाई। करेक्ट, मीन्स हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, 18 पाई है। अब अगर हम इसको इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये क्या होगा, 2 पाई 9 दैट इज 18 पाई इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो 0 होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा नॉट 0 है, तो दिस इज 0 प्लस हाफ 0.4 पाई, और t हमें नहीं पता है तो t स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा, हमें t की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो सिंस दिस टर्म इज 0 हम इसे एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ये इधर आएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 2 अपॉन 0.4। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द आंसर एज 90, t स्क्वायर इज 90, t विल बी रूट ऑफ 90 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें t डैश मिल गया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ 9.486 सेकेंड्स समथिंग आएगा, फाइन। सो अब मुझे t मिल गया, दैट इज टाइम फॉर 9 रिवोल्यूशंस मिल गया, मेरे पास टाइम फॉर 10 रिवोल्यूशंस भी है, करेक्ट, 10 सेकेंड्स जो हमें दिया हुआ था। तो हम टाइम फॉर लास्ट रिवोल्यूशन पता कर सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर, टाइम फॉर लास्ट रिवोल्यूशन हमारा t2 था, मैं डायरेक्टली t2 ले रही हूँ बिकॉज आई हैव लेस स्पेस हियर। सो t2 इज इक्वल टू 10 माइनस 9.486, कितना हो जाएगा, इट इज 0.5148 सेकेंड्स, ठीक है। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रिवोल्यूशन इज 0.5148 seconds, ठीक है। So this was all about the first unsolved problem of your textbook. So let us now move to the next one, that is the 14th one, and that is, part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. So what is R? It is 72 meter. Okay, then we are not recommending the vehicles to drive faster than 216 kilometer per hour, means your velocity is 216 kmph. अभी क्योंकि हमें इसने किलोमीटर पर आवर में दिया है, हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू द आंसर एज 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो आगे क्या कह रहा है वो, विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, मतलब हमें क्या पता करना है, थीटा पता करना है, एंगल ऑफ बैंकिंग पता करना है, और साथ ही साथ और क्या पता करना है, बाय वॉट हाइट विल इट्स outer edge be with respect to its inner edge if the track is 10 meter wide, मतलब आपको width बताया हुआ है कि 10 मीटर है, और आपको हाइट पता करना है कि कितनी हाइट पर आपका रोड जो है वो उठेगा, करेक्ट। आपको width दिया है 10 मीटर की। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। हमें पता है रिकमेंडेड स्पीड क्या होती है इसकी, v इज इक्वल टू RG tan थीटा, करेक्ट। अब अगर हम इस फॉर्मूला से जाएं तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, इट इज, हमने बैंकिंग ऑफ रोड में पढ़ा है ऑलरेडी, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन RG, राइट। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड यूज द लॉग टेबल फॉर सॉल्विंग, हाँ। So it will be tan inverse of v square, that is 60 का square,
60 इंटू 60 लिख सकते हैं हम आर जी। तो आर एंड जी को यहाँ पे हम 9.8 नहीं डायरेक्ट 10 कंसिडर कर लेंगे। फाइन, तो दिस विल बी आंसर आएगा, इफ यू सॉल्व इट कंप्लीटली यू विल गेट 5। ठीक है, अब tan इनवर्स 5 अगर आप लॉग टेबल में देखें तो उसकी वैल्यू इज समथिंग अप्रोक्सीमेटली 78 डिग्री 69 मिनट्स। तो हमें थीटा मिल गया। नाउ लेट्स कम टू फाइंड द हाइट। अब देखो, अगर हमें एंगल किसी रोड को बैंक करना है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा एंगल होता है, ये हमारी विड्थ है। ठीक है, ये रोड की विड्थ है, ये रोड हमारा इतना चौड़ा है और ये उसकी हाइट होती है। करेक्ट। अब हमें पता क्या करना है, हाइट पता करनी। अगर मैं साइन थीटा लूं तो साइन थीटा क्या होता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये हो जाएगा h अपॉन डब्ल्यू। इफ दिस इज h अपॉन डब्ल्यू तो h क्या होगा, इट विल बी w साइन थीटा। मेरे पास थीटा की वैल्यू है, मैं पता कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 78 डिग्री 69 मिनट रख के फिर साइन की वैल्यू पता करने से बेटर है आई गो इन सम उल्टा मैनर। अब व्हाट इज दैट मैनर, देखो tan थीटा क्या होता है, व्हाट इज tan थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा थीटा tan इनवर्स 5 था, मीन्स अगर tan इधर जाएगा तो मेरा tan थीटा 5 होगा, मीन्स आई कैन से इट इज 5/1। करेक्ट। अगर ये 5/1 है, लेकिन साइन की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होता क्या है बेटा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और यू कैन से इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अगर ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो मैं इसको कुछ ऐसा ले सकती हूँ, देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट इज 5 एंड एडजेसेंट इज 1। तो अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया एंड आई एम सेइंग ये थीटा है, एडजेसेंट 1 है, ऑपोजिट 5 है, तो इस केस में मैं डायरेक्टली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट। क्या हो जाएगा वो, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 25 प्लस 1 मतलब 26। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 26, मीन्स मुझे ये क्या मिलेगा, रूट ऑफ 26। करेक्ट। सो अगर मैं इसी चीज को कंसिडर करती हूं तो यहां देखो साइन थीटा क्या होगा, मतलब मेरा ये हो गया रूट 26, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, राइट। सो साइन थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन hypotenuse. Sin theta is opposite upon hypotenuse means 5 upon root of 26. तो अगर ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, h इज इक्वल टू, विड्थ तो हमें ऑलरेडी दिया है 10 इंटू 5 रूट 26. So when you solve this means 50 upon root 26. जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग योर लॉग टेबल देन यू विल गेट द आंसर एज 9.806 मीटर। आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपके पास थीटा की वैल्यू थी 78.69 मिनट्स, सॉरी 78 डिग्री 69 मिनट्स। आप यहाँ पे 10 पुट करके साइन ऑफ 78 डिग्री 69 मिनट्स आप डायरेक्टली लॉग टेबल में ढूंढकर डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। सो यू हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस, वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस विच आई हैव taught you. So हमें 2 चीज पूछी थी, h पूछा था, थीटा पूछा था, हमने दोनों भी निकाल लिया। थीटा इज 78 डिग्री 69 मिनट्स एंड h इज 9.806 मीटर. So let us move towards the next problem. This problem is based on the second problem, that is the previous one which we had solved. So this problem says that the road in the previous question is constructed
as per the requirements, that is the coefficient of static friction. Coefficient of static friction means mu, जो हमने already जब हम rotational dynamics पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था. तो mu आपको दिया हुआ है 0.8. ठीक है, और क्योंकि इसने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन वाला रोड है तो r हमें वहां पे 72 मीटर दिया हुआ था और tan थीटा हमने निकाला था जो 5 था. करेक्ट. तो ये सब हमें कहाँ से पता चला है? प्रीवियस क्वेश्चन से पता चला है. फाइन, इट इज फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन. सो और क्या कहा है इसने? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8. विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट? ठीक है. बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस? अब हमें ये पता करना है कि इसका v मिनिमम क्या है एंड v मैक्स क्या है. लाइक इसमें मिनिमम स्पीड कितनी है एंड मैक्सिमम स्पीड कितनी है. तो पहले हम मिनिमम की तरफ जाते हैं. v मिनिमम क्या है? अपर स्पीड लिमिट, दैट इज योर v मैक्स, वो क्या है? ठीक है. सो v मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? v मिनिमम इज, अगर आपने थियोरी पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको याद होगा, rg tan थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. v मिनिमम एंड v मैक्सिमम के फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनकी साइन चेंज हो जाती है. यहाँ पे माइनस का प्लस, अगर हम v मैक्स लेंगे तो इधर पे प्लस और इधर पे माइनस हो जाता है. ठीक है. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. क्या हो जाएगा यहाँ पे? 72 इंटू 10, g को हम 10 कंसिडर करेंगे. tan थीटा इज 5, राइट? प्रीवियस क्वेश्चन से मिला था. 0.8 1 plus 5 into 0.8. Let us solve this. After solving this everything, you will get the answer. I am directly writing the answer, which is 24.59 meter per second. ये हमें v मिनिमम मिलेगा. अब हमें ये पता करना है, ये मीटर पर सेकेंड में है. करेक्ट. लेकिन हमें जो आंसर क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो 14th क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो उस 14th क्वेश्चन में हमें ये किलोमीटर पर आवर में दिया था. तो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर. सो फॉर कन्वर्टिंग दिस इन किलो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड गेट द आंसर 88.52 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ये हमें v मिनिमम मिल गया. अब हम देखेंगे v मैक्स क्या होता है. ठीक है. v मैक्स इज rg tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. लेकिन स्पीड लिमिट, फॉर स्पीड लिमिट देखो, फॉर स्पीड लिमिट टू एग्जिस्ट, अगर स्पीड लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो म्यू एस tan थीटा की वैल्यू शुड बी लेस देन 1. करेक्ट. ये हमें हमारे थियोरी से पता चलता है. लेकिन हमारे केस में क्या है? इन अवर केस, अगर हम म्यू एस tan थीटा निकालते हैं तो इट इज 0.8 इंटू 5, तो इट कम्स टू बी समवॉट 4. तो क्योंकि इट इज 4 एंड विच इज ग्रेटर देन 1, इसलिए स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. सो दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन. Let us now move towards the next one and we will stop for today. During a
a stunt, a cyclist is undertaking horizontal circles inside the cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5 meter, how much minimum speed should the stunt artist maintain? क्या पता करना है? V minimum पता करना है and mass of the artist is 50 kg. If he or she increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? ठीक है, तो पहले हम ये पता करते हैं. यहाँ पे भी हम G को क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. आपने वेल ऑफ डेथ देखा होगा मोस्टली, है ना? उसमें क्या होता है? ये भी कुछ वैसा ही है, करेक्ट? इस तरीके से हियर इज द पार्टिकल, इधर इधर एंड इधर, इस तरीके से कुछ फोर्स है. ये mg है एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट? सो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? वेल ऑफ डेथ का अगर आपको याद हो तो वेल ऑफ डेथ में v मिनिमम क्या होता है? इट इज रूट ऑफ rg अपॉन म्यू. तो 6.05 इंटू 10 अपॉन 0.5, तो ये हो जाएगा 60.5 अपॉन 0.5, दैट इज 605 अपॉन 5. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट इट एज 11 मीटर पर सेकेंड v minimum. So at minimum speed, body on the verge of slipping and the force of friction is maximum. ठीक है, कम जब हम वेल ऑफ डेथ में मिनिमम स्पीड में रहते हैं तो उस वक्त हमारे चांसेस होते हैं कि हम स्लिप हो जाएं, क्योंकि वेल ऑफ डेथ में जितनी आपकी स्पीड फास्ट होगी उतना आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं, राइट? सो अगर मैक्सिमम स्पीड होगी आपकी तो आपके गिरने के, आपके स्लिपिंग चांसेस कम होंगे, और स्पीड मिनिमम होगी तो आपके स्लिपिंग चांसेस ज्यादा होंगे. ठीक है, और मिनिमम स्पीड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है. तो आई कैन से हियर F इज इक्वल टू म्यू एन, राइट? ये 11th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू म्यू एन, करेक्ट? सो सिंस अगर हम सेकेंड केस देखते हैं, यानी ये हमारा जो 20% वाला है, सेकेंड केस की हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसने क्या कहा कि स्पीड 20% बढ़ गई, मतलब जितनी स्पीड थी उससे 20% बढ़ गई, मतलब v मिनिमम में 20% ऑफ v मिनिमम ऐड हो गया, राइट? सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यहां पे आपका v क्या है? योर v इज ग्रेटर देन v मिनिमम. ठीक है, अब अगर v मिनिमम से बड़ा होता है तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करता, करेक्ट? मीन्स इन दिस केस ये जो केस है ये सिर्फ v मिनिमम के लिए है, मिनिमम वेलोसिटी के लिए. मीन्स अब जब हमारा केस ऐसा है कि मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा है हमारी स्पीड, तो f विल नॉट बी इक्वल टू म्यू एन, करेक्ट? लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो हमारा वर्टिकल सर्कल था वहां पे अगर हम कंसिडर करते हैं कि सिंस दैट बॉडी इज एट रेस्ट इन दैट पोजीशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी, राइट? यहाँ पे अगर बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन पे है तो जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा, यानी उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होता है? यहाँ पे होता है ना mg, करेक्ट? उसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी डाउनवर्ड. So we can say that friction will be equal to mg and that will be 50 into 10, which is 500 Newton, correct? So ये आपको फ्रिक्शन मिल जाएगा.
और यही हमें पता करना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, करेक्ट। अगर v मिनिमम होता तो हम ये वाला पार्ट लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वो v मिनिमम से ज्यादा है, इसलिए वी आर कंसिडरिंग कि फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंड हेंस इट बिकम्स mg, एंड देयरफॉर योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स 500 न्यूटन। ठीक है, सो we will stop here, and in the next lecture we'll move for the further problems, that is all those other problems which are unsolved in your textbook, and I'll suggest that you also try it by your own. Till then, bye, take care.